वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम MPSC 008 के जो असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट के लिए जो MA में है सेकेंड ईयर में, और जिनके पास पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है उसके अंदर आपका MPSC 008 है। तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को देखिए। और ये जो है इसमें आपको जो असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाया जाएगा। आपको इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो आप हमारे गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं सॉल्यूशन। और अदरवाइज आप वीडियो को स्टॉप करके भी अपना असाइनमेंट बना सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं आंसर्स को। इससे पहले MPSC 001 की वीडियो अपलोड की गई है। अगर आपने वो नहीं देखा, अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो वो वीडियो अभी देख लें। अगर आपने अभी तक असाइनमेंट नहीं बनाया है तो असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च लास्ट डेट है। स्टार्टिंग जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे सबमिट होना। आपको कोई 5 क्वेश्चन करना है दोनों ही पार्ट को इंक्लूड करके, ओके। और ये आपका 100 मार्क्स का असाइनमेंट होने वाला है। हर एक पार्ट से आपको जो करना है वो मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और मैक्सिमम 3 करना है, ठीक है। मतलब यहाँ से आप 2 या 3 क्वेश्चन कीजिए, फिर जो सेकंड पार्ट है वहां से भी आपको 2 या 3 करने हैं, मतलब टोटल मिलाकर आपको 5 करने हैं। अगर आप पार्ट A से 3 क्वेश्चन करते हैं तो पार्ट B से आप 2 कीजिए। अगर आप पार्ट B से 3 करते हैं तो पार्ट A से आप 2 क्वेश्चन कीजिए। पेपर में भी आपका ऐसा ही आता है, ठीक है। वहां भी आपको 5% ही अटेम्प्ट करने होते हैं और फिर उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको करने होते हैं, ठीक है। आंसर को आप मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं और इसके साथ ही एक बार जब आप लिख ले तो उसको पढ़ ले कि आपने जो लिखा है ठीक से लिखा है या नहीं, कुछ स्पेलिंग या कुछ भी किसी भी तरीके का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1947 के बाद जो भारत की स्थिति है, ठीक है, राज्य राजनीति में, तो उसके विकास की जो ऐतिहासिक रूपरेखा उसको आपको यहाँ पे बताना है, ठीक। तो इसमें आप इसमें जो बताओगे वो 1947 टू 1967 कैसा सिस्टम था, कि जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का था उसके बारे में आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे रखे हैं, आप इसको लिख सकते हैं। फिर उसका सेकंड फेज बताओगे कि 1967 से 1989 तक का रहा, फिर थर्ड फेज था 1990 के बाद था, ठीक है। उसके बाद 1956 का भी आप बता देना इसमें कि जो भाषाई पुनर्गठन था। एंड में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंक्लूजन लिखना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो उसका कंक्लूजन लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आपको वो लिखने होंगे। तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो आंसर है आपका प्रभावी दिखता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और हम यहाँ पे अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 1 में भी भारत को राज्य का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको बताना है फेडरलिज्म की जो, तो यहाँ पे आपको जो बताना है वो फेडरलिज्म की विशेषता बताना है। और इसके साथ ये जो है ये विश्व संघीय व्यवस्था राजनीति को कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी कि यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली है, शक्तियों का विभाजन होता है, लिखित संविधान है हमारे यहाँ, न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, ठीक है। और एकात्मक झुकाव भी है। वहीं पे हम विषम संघीय व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे राजनीतिक विषमता में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि राजनीतिक में हम देखें तो जो राज्यसभा है उसमें सीटों का क्या होता है, आवंटन होता है जनसंख्या के आधार पर ही। वहीं पे संवैधानिक अविषमता भी हमें देखने को यहाँ पे मिलता है कि जैसे आर्टिकल 371 है ना, मतलब संविधान के जो भाग है कौन से 21 में जो अनुच्छेद 371A से जे तक के तहत क्या नागालैंड जो असम है, मणिपुर है, मिजोरम, सिक्किम, इनको क्या विशेष सुरक्षा की स्वायत्ता दी गई है। एंड राज्य राजनीति पर जो विषम संघवाद उसका क्या प्रभाव रहा है, सांस्कृतिक पहचान, एकीकरण, क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ है, असंतोष और डिमांड ये भी बढ़ गए हैं, ठीक है। गवर्नर की भूमिका भी आप बताओगे, इसको आप कर लेना, ओके।
फिर है थर्ड क्वेश्चन क्या है, राज्य राजनीति के अध्ययन में जो मार्क्सिस्ट और जो प्लुरलिस्ट है, इन दोनों की क्या है आपको इन दोनों के जो अप्रोचेस है इनमें आपको डिफरेंस बताने हैं। ठीक है, तो जो मार्क्सवादी है दृष्टिकोण, उसके बारे में आप बताओगे कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। ये जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है ये राज्यों को और समाज के जो आर्थिक ढांचे है वो उस तरीके से वो उस ढांचे के रूप में ये देखते हैं। ठीक है, जो मार्क्सवादी है इनका जो सिद्धांत है वो ये है कि राज्य एक जो है निष्पक्ष संस्था नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक सत्तारूढ़ वर्ग के हितों की रक्षा करने वाला यंत्र है। मतलब ये हुआ कि राज्य की जो नीतियां है ना वो पूंजीपति जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे रिच फार्मर है, लैंड है, उनके गठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जाती है, ऐसा कहा जाता है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, भारतीय संदर्भ में हम देखें तो जैसे ए आर देसाई और सी पी भामभारी जैसे जो विद्वान है इन्होंने तर्क दिया कि ये ना भारतीय राज्य मूल रूप से जो पूंजीपति है, ठीक है, बुर्जुआ, उनका चरित्र है। राज्य राजनीति में ये दृष्टिकोण समझाता है कि क्यों कई राज्यों में भूमि सुधार विफल रहे। तो जो मार्क्सवादी है उनके अनुसार ये है कि राज्य सरकारों में बड़े किसानों का वर्चस्व रहता है, इसलिए ऐसे कानून बनाए ही नहीं जाते जो जमीन उनकी छीन सके। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आप देख सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान कैसे पंजाब और हरियाणा में राज्य की नीतियों ने धनी किसानों को और अमीर बनाया था। वहीं पे जो कमजोर वर्ग थे, वही जो खेतिहर मजदूर थे, उनकी स्थिति क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। तो मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि इसे विकास नहीं कहते, कहते हैं ये क्या है, शोषण इसे कहते हैं। वहीं पे जो बहुलवादी प्लुरलिस्ट अप्रोच है वो क्या है, ये जो अप्रोच है ये उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा पर आधारित होती है। ये इनका कहना है कि ये एक वर्ग के पास यहाँ पे जो सत्ता है ना वो केंद्रित नहीं होती है, जो सत्ता है वो किसी एक वर्ग के पास केंद्रित नहीं है, बल्कि समाज के जो अलग अलग समूह है जैसे कि जाति, धर्म, भाषा, व्यवसाय, इन सब में बिखरी हुई है। राज्य एक तटस्थ रेफरी मतलब न्यूट्रल आर्बिटर है जो इन समूहों के बीच में क्या करता है, बैलेंस बना के चलता है। वहीं पे एक जो भारतीय संदर्भ में रजनी कोठारी जी है, मायरन विनर लॉर्ड एंड सुजेन रुडोल्फ ने इस दृष्टिकोण का भी प्रयोग किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे भारत में जो राजनीति मांग और आपूर्ति है ये नियम पे चलती है। ओके, आप इसका एग्जाम्पल दे देना। और तुलना की बात की गई है तो आप डिफरेंशिएट करने के लिए एक टेबल बना के भी आप वहाँ पे डिफरेंस दिखा सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके कंक्लूजन भी लिखना है और इसके साथ ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में भाषाई और क्षेत्रीय सत्ता ने राज्य राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित किया। देखो, आलोचनात्मक विवरण हमें देना है, तो पहले हमें प्रॉपर बताना होगा। ठीक है, उसके बाद इसके हमें क्रिटिसिज्म भी लिखने होंगे। तो यहाँ पे पहले आप इंट्रो दोगे कि जो भारत है और इसमें बहुत अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग पहचान के लोग हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद तो जो संघीय व्यवस्था है सबसे बड़ी यहाँ पे एक चुनौती के रूप में सामने आया था और वो था लैंग्वेज। तो भाषाई आंदोलन भी हुए थे। ठीक है, मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात की गई थी, जिसमें एक हम बड़ा सा एक आंदोलन भी हम देखते हैं 90, तो जिसमें हम एक पुनर्गठन देखते हैं 1956 का, जो राज्य पुनर्गठन हुआ था तेलुगु भाषाई जो लोग थे उनके लिए हुआ था ये। उसमें पट्टू श्री रामुलु की अनशन और मृत्यु के बाद ना ये आंध्र प्रदेश का जो हुआ था वो भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 एसआरसी का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने भाषा को राज्य के गठन पर आधार माना। ये जो पोट्टू श्री रामुलु, इनकी डेथ हो जाती है, ये भूख हड़ताल करते हैं और अहिंसा के मार्ग पर रहते हैं। हालांकि ये हिंसा नहीं करते हैं और फिर एंड में क्या होता है, गवर्नमेंट जब इनकी डेथ हो जाती है तो काफी ज्यादा जो आंदोलन है वो हो जाता है और फिर उसके बाद जो आंध्र प्रदेश है उसको अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। वहीं पे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन भी हुए थे, मतलब तमिलनाडु में ना हिंदी थोपे जाने के खिलाफ आंदोलन किए गए थे। ठीक है, उसके बाद लिखना इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर भूमिभूत सिद्धांत, फिर यहाँ पे आलोचनात्मक विवरण भी आपको देना है, तो कुछ तो आप यहाँ पे अच्छे भी बताओगे, कुछ नेगेटिव भी बताओगे। ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो पॉजिटिव भी होता है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। पॉजिटिव इम्पैक्ट में हम देखते हैं कि लोकतंत्र गहरा हो जाता है, सांस्कृतिक संरक्षण होती है, बेहतर प्रशासन आते हैं। और नकारात्मक हम देखें तो यहाँ क्षेत्र बनाम, नकारात्मक हम देखें तो यहाँ पे क्षेत्रवाद बनाम राष्ट्रवाद उदय हो जाता है। ठीक है,
अंतरराज्यीय विवाद हो जाते हैं, विकास का संकीर्ण नजरिया यहाँ पे, मतलब क्षेत्रीय दल अक्सर राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करके केवल क्या करते हैं, अपने वोट बैंकों की तुष्टीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ओके, एंड फिफ्थ क्वेश्चन मैंने नहीं किया क्योंकि आपको यहाँ पे कोई ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप 3 ही कर सकते हो सेक्शन ए से, तो आप कोई सा भी 3 कर लेना या फिर 2 कर लेना, सेक्शन बी से आप कर लेना। और ओके, क्वेश्चन 6 क्या कहता है, केंद्र और राज्य दोनों के बीच में जो गठबंधन राजनीति है उसको आकार देने वाले क्षेत्रीय दल है। यहाँ पे आपको आप क्या बताना है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका यहाँ पे बताना कि कैसे स्वतंत्रता के बाद पहले 2 दशकों तक किसका शासन था, कांग्रेस का, कांग्रेस सिस्टम ही था, ठीक है। और रजनी कोठारी ने इसे कांग्रेस प्रणाली कहा था। लेकिन 1967 में और 1989, ठीक है, इसके बाद भारतीय राजनीति का क्या था, स्वरूप ही बदल गया, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रीय दल आ गए, जैसे डीएमके आ गया, अकाली दल आ गया, सपा आ गया, ठीक है, राजद आ गया, ठीक है, डीडीपी आ गया, बहुत सारे छोटे छोटे दल आ गए थे। तो ये सब उभर के सामने आ गए थे, फिर उसके बाद गठबंधन का युग शुरू हो गया, कोलाइजन का, ठीक है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे रोल एट स्टेट लेवल आप बताओगे, फिर कैसे 1967 में कांग्रेस का जो एकाधिकार था वो खत्म हो गया, ठीक है। फिर द्विदलीय फिर बहुदलीय पार्टी कैसे सामने उभर के आया, ओके, एंड एनडीए यूपीए फिर ये भी बन गए थे। इसके भी कुछ अब आपको क्रिटिकल एवोल्यूशन भी करने होंगे, तो इसमें कुछ पॉजिटिव में देखोगे तो लोकतंत्र का यहाँ पे विस्तार हुआ, जो फेडरलिज्म है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, कोऑपरेटिव हुआ, क्षेत्रीय संतुलन बना। वही पर नेगेटिव में हम देखेंगे कि तो पॉलिटिकल ब्लैकमेल किए गए, एंड इसके साथ ही जो अवसरवादी गठबंधन है, मतलब घोर विरोधी दल भी सत्ता के लिए क्या हाथ मिला लेते थे, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस का अघाड़ी गठबंधन, ठीक है, पॉलिसी पैरालिसिस। एंड सेवंथ क्या है, भारत में जो जातीय आधारित राजनीति, लामबंदी और पिछड़े वर्ग है, इसके उभार में राज्य स्तरीय चुनावी राजनीति को कैसे प्रभावित किया। इसका भी इंट्रो से आप स्टार्ट करोगे और फिर इसका जो प्रभाव है वो आप बताओगे। आपको जो असाइनमेंट बनाना है वो A4 शीट पे ही बनाना है, रूल पेपर होना चाहिए, ओके। एंड 8th क्वेश्चन क्या है, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, बहुत बार ये पेपर में भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवादों की प्रकृति और कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे आपको अंतरराज्यीय जल विवाद उसके नेचर को बताना है कि इसका जो बंटवारा है, जो ये है जल विवाद, इसका जो स्वरूप है केवल पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी चीजें जैसे कि शून्य योग खेल, मतलब जीरो सम गेम, ये आपने सुना भी होगा कई बार। राज्य जल बंटवारे को हार जीत के नजरिए से देखते हैं, एक राज्य को लगता है कि दूसरे को मिला पानी क्या है, उसका नुकसान है। दूसरा यहाँ पे भावनात्मक और असीमता का मुद्दा भी, मतलब पानी अब केवल संसाधन नहीं है बल्कि क्षेत्रीय गौरव और जो आइडेंटिटी है उसका भी प्रतीक यहाँ पे माना गया है। इसके साथ ऊपरी बनाम निचले बहाव का संघर्ष, मतलब ऊपरी बहाव वाला जो राज्य है पानी को रोककर क्या बांध बनाना चाहता है, जबकि जो निचले बहाव वाले जो राज्य है वो ऐतिहासिक अधिकारों का यहाँ पे अपना दावा करते हैं कि मेरे यहाँ पे तो बहुत टाइम से पानी है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो दीर्घकालिक कानूनी लड़ाई भी होती है यहाँ पे, जैसे ट्रिब्यूनल के फैसले आने के बाद 50 to 20 ईयर्स लग जाते हैं, फैसले आने के बाद भी राज्य उन्हें मानने से क्या करता है, इनकार कर देता है। तो विवादों के कुछ कारण ऐसे ही बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे भौगोलिक हो सकता है, ठीक है, इसके साथ आर्थिक कारण भी हो सकता है, शहरीकरण, बिजली, इसके साथ ही राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, वोट बैंक की राजनीति जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद संवैधानिक और संस्थागत कमियां भी होती है कभी कभी, जिस वजह से भी यहाँ पे विवाद उत्पन्न होते हैं। उदाहरण आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कावेरी विवाद है, सतलुज यमुना लिंक है, ठीक है। अब इसके साथ आपके ये हो गए कंप्लीट, और आप इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन ही करना, ओके। एंड किस सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, मीडियम भी जरूर बताना कमेंट में।